हेलो दोस्तों, नमस्कार। उन्नयन ज्ञान जीएस एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। और क्या हाल चाल है? हाल चाल ठीक है ना? तो हाल चाल ठीक रहना चाहिए और पढ़ाई भी चलते रहना चाहिए। ठीक है। तो हम लोग आज आगे पढ़ेंगे। सूक्ष्म जीव हम लोग पढ़ रहे थे, बायोलॉजी के अंतर्गत सूक्ष्म जीव के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो सूक्ष्म जीव में जो है मोनेरा जगत के जो भी सूक्ष्म जीव थे उसको देख लिए थे। बैक्टीरिया, जीवाणु वगैरह को देखे थे, है कि नहीं? जैसे कि वैसिलस बैक्टीरिया के बारे में पढ़े। उसके बाद हैजा फैलाने वाले बैक्टीरिया के बारे में पढ़े। कॉलेरा किस वजह से होता है उसके बारे में पढ़े। टीबी किस वजह से होता है इसके बारे में पढ़े। फिर काली खांसी, डीपीटी, पर्टूसियस बैक्टीरिया, ये सब के बारे में पढ़े थे। तो वो सब जितने भी बैक्टीरिया के बारे में पढ़े वो सब किस जगत के अंतर्गत आते थे? मोनेरा मोनेरा जगत के अंतर्गत। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रोटिस्टा जगत को। किस जगत को? प्रोटिस्टा जगत को। इससे पहले एक चीज को क्लियर कर देते हैं यहाँ पे कि बहुत सारे छात्रों को यहीं पे कंफ्यूजन रहता है कि ये मोनेरा, प्रोटिस्टा, फिर फंगी, ये सब क्या है। तो इसी चीज को यहाँ पे पहले क्लियर कर देते हैं। हुआ क्या कि जितने भी जीव है पृथ्वी पर, जितने भी, या प्लांट पेड़ पौधे की बात करें या फिर एनिमल जगत की बात करें, जंतु जगत के, तो जितने भी जीव जंतु हैं उस सब को जो है समानताओं और असमानताओं के आधार पर जो है एक वैज्ञानिक हुए सर्वप्रथम, ये कैरोलस लिनियस साहब। कौन? कैरोलस लिनियस इनका नाम है। इन्होंने जो है समानताओं और असमानताओं के आधार पर सबसे पहले जो है एक वर्गीकी का सिद्धांत दिया। और इस सिद्धांत के आधार पर इन्होंने जो है दो जगत में बांटा। कितने जगत में? दो जगत में। एक प्लांट किंगडम जिसके अंतर्गत पेड़ पौधे, और एक एनिमल किंगडम, जंतु जगत और पेड़ पौधे की दुनिया या जंतु की दुनिया, है कि नहीं? दो जगत में इन्होंने बांटा। और जिस सिद्धांत पर इन्होंने बांटा वो जो है वर्गीकी का सिद्धांत इन्होंने इस पुस्तक में दिया, सिस्टेमा नेचुरे। पुस्तक का नाम भी याद रखना, ये भी कभी कभी पूछ दिया जाता है एग्जाम में, है कि नहीं? तो सिस्टेमा नेचुरे नामक पुस्तक में जो इन्होंने वर्गीकी का सिद्धांत दिया। और कितने जगत में बांटा? दो जगत में। फिर आगे चल करके क्या हुआ कि बहुत सारे सूक्ष्म जीवों का जब खोज हुआ, जैसे बैक्टीरिया का खोज हुआ, पैरामीशियम का खोज हुआ, यूग्लिना का खोज हुआ, तो और भी सूक्ष्म जीवों का खोज हुआ। तो वो सब चीज़ों को जो है इन दोनों में रखना मुश्किल हो गया। वो सब मतलब जीवाणु को जो है रखना मुश्किल हो गया। तो फिर आगे चल करके जो है एक वैज्ञानिक और हुए जिनका नाम था विट्टिकर। विट्टिकर साहब आते हैं और ये जो है पांच जगत में बांटते हैं जीव दुनिया को, जो है जीव विज्ञान, ये सॉरी, हाँ, इसको कितने भाग में बांट देते हैं? पांच भाग में बांट देते हैं। पांच भाग कौन है? तो पहला है मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, और तीसरा है फंगी, और चौथा है प्लांटी, और पांचवा है एनिमेलिया। कितने भाग में बांट देते हैं विट्टिकर? पांच भाग में बांट देते हैं। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी और एनिमेलिया। मोनेरा के अंतर्गत, इससे पिछले क्लास में जो भी हम लोग सूक्ष्म जीव के बारे में पढ़े, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, ये सब को देखें, तो ये सब मोनेरा थे। किसमें? ये सब किसके अंतर्गत आते थे? मोनेरा के अंतर्गत। और ये पैरामीशियम हो गया, फिर उसके बाद यूग्लिना हो गया, ये सब अमीबा हो गया, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? प्रोटिस्टा के अंतर्गत आते हैं। और फंगी के अंतर्गत कौन आते हैं? तो कवक आते हैं। कवक जो है एक कोशिकीय भी होते हैं या द्विकोशिकीय भी होते हैं। उसके बाद प्लांट, पेड़ पौधे की दुनिया है, और एनिमेलिया जो है जंतु जगत की दुनिया है। तो मोनेरा जो है, मोनेरा के तो अंतर्गत पढ़ लिए हैं, आज प्रोटिस्टा के बारे में पढ़ना है, मोनेरा के बारे में पढ़ लिए हैं। ठीक। तो मोनेरा और प्रोटिस्टा में थोड़ा सा अंतर है। क्या अंतर है? मोनेरा हो गया और इधर प्रोटिस्टा हो गया, बहुत थोड़ा सा अंतर है। अंतर यह है कि मोनेरा भी एक कोशिकीय है, ठीक, और प्रोटिस्टा भी एक कोशिकीय है। लेकिन मोनेरा का जो मोनेरा में जो है, मोनेरा के अंतर्गत जितने भी सूक्ष्म जीव आते हैं, इसके जो है इसमें कोशिका भित्ति पाया जाता है। कौन सी पाया जाता है? कोशिका भित्ति पाया जाता है कि नहीं? और मोनेरा के अंतर्गत आने वाले सूक्ष्म जीव की जो कोशिका भित्ति होती है वो सेलुलोज की बनी हुई नहीं होती है। सेलुलोज की न होकर के पेप्टिडोग्लाइकन की बनी हुई होती है। किसकी? पेप्टिडोग्लाइकन। ये सब बता चुके हैं, थोड़ा सा रिवीजन करा देते हैं। इसकी जो है कोशिका भित्ति होती है लेकिन पेप्टिडोग्लाइकन की होती है। और प्रोटिस्टा में कोशिका भित्ति नहीं होता है। प्रोटिस्टा में कोशिका भित्ति नहीं होता है, ठीक, सिर्फ होता है एक हरे शैवाल है, हरे शैवाल होते हैं,
है कि नहीं, नील हरित शैवाल उसको कहते हैं, नील हरित शैवाल। उसको छोड़कर जो है और किसी में कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है। ठीक। और मोनेरा के अंतर्गत जो सूक्ष्म जीव है वो प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंतर्गत आते हैं। प्रोकैरियोटिक मतलब इसमें जो है ये विकसित कोशिका नहीं है। प्रोकैरियोटिक बोले तो विकसित कोशिका नहीं है। और प्रोटिस्टा के अंतर्गत जितने भी सूक्ष्म जीव आते हैं ये जो है यूकोरियोटिक कोशिका के अंतर्गत आते हैं। किसमें नोट करते चलिएगा, है कि नहीं, यूकोरियोटिक। प्रोटिस्टा के अंतर्गत यूकोरियोटिक कोशिका के जीव बने होते हैं और मोनेरा के अंतर्गत जो भी जीव होते हैं वो प्रोकैरियोटिक कोशिका से बने हुए होते हैं। ठीक। और हाँ, एक और चीज है कि ये मोनेरा के अंतर्गत जितने भी सूक्ष्म जीव आते हैं उसमें प्रचलन अंग का अभाव रहता है। प्रचलन अंग मतलब चलने वाले अंग का अभाव रहता है। और प्रोटिस्टा के अंतर्गत जितने भी अभी हम जो सूक्ष्म जीव को पढ़ने वाले हैं उसमें ये प्रचलन अंग होते हैं, जैसे कि सिलिया हो गया, फ्लैजिला हो गया, है कि नहीं। तो ये सब जो कूटपाद हो गया, ये सब प्रचलन अंग होते हैं प्रोटिस्टा के अंतर्गत। तो मोनेरा और प्रोटिस्टा में बस यही नॉमिनल सा अंतर है। ठीक है, तो मोनेरा के बारे में पढ़ लिए हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा के अंतर्गत आने वाले सूक्ष्म जीव के बारे में। उसके बाद फंगी को देखेंगे और उसके बाद तो प्लांटी और एनिमेलिया को पढ़ना ही है। वही दोनों में तो पूरा बायो समता हुआ है। और एक और छोटा सा अंतर था मोनेरा और प्रोटिस्टा में कि मोनेरा जगत के जो जीव होते हैं वो हर जगह होते हैं, वायुमंडल में भी होते हैं, जल में भी होते हैं, थल में भी होते हैं, है कि नहीं। लेकिन प्रोटिस्टा के अंतर्गत जो जीव होते हैं सूक्ष्म जीव वो अधिकांश क्या लगभग जो है सभी प्रोटिस्टा के अंतर्गत आने वाले सूक्ष्म जीव जल में ही होते हैं, अधिकतर जल में ही होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर प्रोटिस्टा जगत के सूक्ष्म जीव हेडिंग लगा लीजिए। प्रोटिस्टा जगत के सूक्ष्म जीव, आज इसी के बारे में हम लोग को क्या करना है, पढ़ना है। प्रोटिस्टा जगत के सूक्ष्म जीव के बारे में। इसके बारे में भी तुरंत चर्चा की है कि ये जलीय होते हैं। क्या होते हैं, जलीय होते हैं और एक कोशिकीय हैं। मतलब इनका जो शरीर जो बना हुआ है प्रोटिस्टा जगत के सूक्ष्म जीव का, एक कोशिकीय है और ये यूकैरियोटिक मतलब यूकैरियोटिक कोशिका से बने हैं, मतलब विकसित हैं। ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में थोड़ा सा अंतर ये कि प्रोकैरियोटिक उसको कहते हैं जो विकसित नहीं है पूरी तरीका से, और यूकैरियोटिक उसको जो यूकैरियोटिक जो है यूकैरियोटिक पूरी तरीका से क्या है, विकसित है। ठीक, चलिए, ये जो होते हैं स्वपोषी भी होते हैं और परपोषी भी होते हैं। स्वपोषी एंड परपोषी। परपोषी मतलब इनमें स्वपोषण भी होता है और परपोषण भी होता है। अब वो दोनों होता कैसे है, तो स्वपोषी जो होते हैं ये मुख्य रूप से जो है एक कोशिकीय शैवाल, ये जो होता है ना ये स्वपोषी होते हैं। और परपोषी के अंतर्गत आते हैं प्रोटोजोआ। ये प्रोटोजोआ क्या है, तो प्रोटोजोआ जो है परपोषी के अंतर्गत आते हैं और स्वपोषी जो है मतलब जैसे कि एक कोशिकीय शैवाल हो गया, ये स्वपोषी है। ठीक है, अब यही दोनों के बारे में एक एक करके चर्चा करते चलते हैं। सबसे पहले प्रोटोजोआ को देख लेते हैं। किस जीव को, प्रोटोजोआ को। तो ये इतना याद रखना है कि ये प्रोटोजोआ जो है क्या है, प्रोटिस्टा के अंतर्गत आने वाला सूक्ष्म जीव है और ये है कैसा, तो ये परपोषी है, परपोषी। तो सबसे पहले किसको देखते हैं, यूग्लिना से शुरू करते हैं। कहाँ से, यूग्लिना से शुरू करते हैं। यूग्लिना जो पाया जाता है ये गड्ढे में या तालाब में, मतलब जिस गड्ढा में जल जमा हुआ रहता है उस गड्ढा में पाया जाएगा या तालाब में पाया जाएगा। ये गड्ढे या तालाब के जल में जो है यूग्लिना पाया जाता है। और ये है एक कोशिकीय मुक्त जीव, एक कोशिकीय जीव है, एक कोशिकीय मुक्त बोले तो ये स्वतंत्र, मतलब स्वतंत्र वायुमंडल में नहीं, स्वतंत्र रूप से रहता है। और कहाँ रहता है, तो गड्ढा और तालाब में यूग्लिना रहता है। ठीक,
और इसमें प्रचलन अंग पाया जाता है, प्रचलन अंग होते हैं यूग्लिना में, फ्लैजिला, फ्लैजिला, ये सब याद करना है। जैसे कि हम लोग का प्रचलन अंग क्या है, हाथ है, पैर है ना प्रचलन अंग, मुख्य रूप से पैर से चलते हैं। उसी तरीका से यूग्लिना का प्रचलन अंग क्या है, फ्लैजिला, ये याद रखना है। यूग्लिना का प्रचलन अंग फ्लैजिला, यूग्लिना का प्रचलन अंग फ्लैजिला है। इसी के मदद से ये क्या करता है, चलता है। ये स्वपोषी भी है और परपोषी भी है, स्वपोषी एंड परपोषी। अभी तुरंत देखें, क्या देखें, तुरंत ये देखें कि प्रोटोजोआ क्या होते हैं, परपोषी होते हैं। लेकिन यूग्लिना जो है, यूग्लिना ये स्वपोषी भी है और परपोषी भी है। ठीक है, अब ये स्वपोषी और परपोषी कैसे है, और ये यूग्लिना जो है ना, ये प्रोटोजोआ के अंतर्गत नहीं आता है मुख्य रूप से, प्रोटोजोआ के अंतर्गत जो है मुख्य रूप से यूग्लिना नहीं आता है। और स्वपोषी कैसे है, तो इसमें जो है ना क्लोरोफिल पिगमेंट पाया जाता है यूग्लिना में, क्लोरोफिल पिगमेंट। जैसे पेड़ पौधे में क्लोरोफिल पिगमेंट पाया जाता है ना, पिगमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग, कहाँ पेड़ पौधे की कोशिका पढ़ रहे थे, उसी में पढ़े थे पिगमेंट के बारे में। तो यूग्लिना में जो है क्लोरोफिल नामक पिगमेंट पाया जाता है, जिसके वजह से ये क्या करता है, अपना भोजन स्वयं बना लेता है। मिला तो मिला, नहीं मिला तो अपने बना करके खा लिए। तो यूग्लिना क्या करता है, इसमें क्लोरोफिल, अरे यार क्लोरील लिखा गया, ये भी एक समस्या है। क्लोरोफिल पिगमेंट रहता है, जिसके वजह से ये प्रकाश संश्लेषण करके अपना भोजन स्वयं बना लेता है, और नहीं तो फिर दूसरे जो है जीव पर ये आश्रित रहता है यूग्लिना। ठीक है, और इसको हरा प्रोटोजोआ भी कहते हैं, हरा प्रोटोजोआ, इसको क्या कह सकते हैं, ये प्रोटोजोआ तो है नहीं, क्योंकि इसमें स्वपोषी भी होता है और परपोषी, मतलब स्वपोषण और परपोषण दोनों होता है, लेकिन हम इसको हरा प्रोटोजोआ कह सकते हैं। इसमें कोशिका भित्ति नहीं होता है, कोशिका भित्ति नहीं होता है, यूग्लिना में कोशिका भित्ति नहीं होता है। और यूग्लिना के बारे में एक महत्वपूर्ण बात ये ध्यान में रखना है कि ये जो है पौधा और जंतु के बीच की कड़ी है। किसकी बीच की कड़ी है, पौधे और जंतु के बीच की कड़ी कह सकते हैं। जैसे कि वायरस के बारे में क्या देखे थे, वायरस के बारे में ये जब वायरस पढ़ रहे थे तो ये पढ़े थे कि वायरस सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है, मतलब उसमें कुछ सजीव के भी गुण पाए जाते थे, कुछ निर्जीव के भी गुण पाए जाते थे। ठीक इसी तरह से यहाँ यूग्लिना को पढ़ रहे हैं, प्रोटिस्टा और कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है। इसी तरीका से ये यूग्लिना जो है, इसे पौधा और जंतु के बीच की कड़ी कह सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें पौधा वाला लक्षण ये है कि इसमें क्लोरोफिल नामक पिगमेंट पाया जाता है, जिसके वजह से जो है क्लोरोफिल इसमें रहता है और ये प्रकाश संश्लेषण करके अपना भोजन स्वयं बना लेता है। ठीक, और जंतु इस वजह से कह सकते हैं क्योंकि इसमें प्रचलन अंग फ्लैजिला पाया जाता है। पौधा में प्रचलन अंग होता है, नहीं होता है, पौधा अपने जगह पर स्थिर रहते हैं, लेकिन यूग्लिना में प्रचलन अंग फ्लैजिला पाया जाता है। इस वजह से कह सकते हैं इनमें जंतु का लक्षण है कि नहीं, क्लोरोफिल नामक पिगमेंट पाए जाने के कारण कह सकते हैं इसमें पेड़ पौधा वाला लक्षण है कि नहीं। परपोषी ये परपोषण भी करता है, इसमें परपोषण और स्वपोषण दोनों होता है, मतलब इसमें पेड़ पौधे वाला भी लक्षण है और जंतु वाला भी लक्षण है, दोनों है। इसीलिए इसको कह सकते हैं कि ये जो है पौधा और जंतु के बीच की कड़ी है। कौन, यूग्लिना। तो यूग्लिना के बारे में इतना चीज याद रखना है कि ये गड्ढा तालाब में पाया जाएगा, एक कोशिकीय मुक्त जीव है, इसको हरा प्रोटोजोआ कहते हैं। हरा प्रोटोजोआ किसको कहते हैं, तो यूग्लिना को। ये सब बात याद रहना चाहिए 100%। ये सब क्वेश्चन अगर एग्जाम में आए, अगर यहाँ से आप छोड़ करके चाहे गलती करके हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि पैर पर कुल्हाड़ी ना मारे हैं, कुल्हाड़ी में जा करके पैर मार लिए। ठीक है, तो ये छोटा छोटा क्वेश्चन है, ये छोटा छोटा बात पर ध्यान देते चलना है। अगला है पैरामीशियम। ये भी जो है किसके अंतर्गत, प्रोटोजोआ के अंतर्गत, मतलब प्रोटिस्टा जगत के जीव है। कौन, पैरामीशियम प्रोटिस्टा जगत के जीव है। और इसी के बारे में देखना है, पैरामीशियम ये है किस जगत के, प्रोटिस्टा जगत के जीव है पैरामीशियम। और ये भी एक कोशिका से बना हुआ है, एक कोशिकीय मुक्त जीव है, मतलब स्वतंत्र रूप से रहता है और इसका भी शरीर एक कोशिका से बना हुआ है। इसका जो आकार जो होता है, आकार पैरामीशियम का चप्पल के आकार का होता है, चप्पल टाइप का। चप्पल कैसा रहता है, ऐसा रहता है ना,
है कि नहीं। फोटो गूगल पर जा करके सर्च करके अच्छा से देख लीजिए। चप्पल ऐसी नहीं ना रहता है, चप्पल चप्पल इसी तरीके का रहता है। अच्छा से देखना है तो गूगल पर सर्च कर लीजिए, है कि नहीं। और इसमें दो गो केंद्रक रहता है, एक बड़ा टाइप का एक छोटा टाइप का, है कि नहीं। किसमें, पैरामीशियम में दो केंद्रक रहेगा, एक बड़ा केंद्रक एक छोटा केंद्रक। और इसका आकृति चप्पल के आकृति के टाइप का होता है, इसलिए पैरामीशियम को जो है चप्पल जंतु भी कहते हैं। चप्पल जंतु, चप्पल जंतु क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका आकार चप्पल के आकार का रहता है, ठीक है, इसलिए इसको चप्पल जंतु कहते हैं। इसमें दो न्यूक्लियस होगा, एक बड़ा एक छोटा। ये भी जो है गंदा जल में पाया जाता है। कहाँ रहेगा ये, गंदा जल में। गंदा जल या रुके हुए जल, रुके हुए जल जहाँ पे यूग्लिना रहता है ना, वो भी गड्ढा गुड्ढी में रहता है। उसी तरीके से पैरामीशियम भी गंदा जल या रुका हुआ जल में रहेगा, ठीक है। पैरामीशियम के बारे में इतना ही। और ये परपोषी होता है, इसमें जो है पोषण जो होता है ये परपोषण होता है, मतलब ये दूसरे जीव पर जो है आश्रित रहता है, ये चीज़ ध्यान रखना है। और पैरामीशियम का फोटो देखना है तो हमसे तो बनेगा नहीं, है कि नहीं, क्या है कि चप्पल के आकृति का रहता है। तो आप गूगल पे जो है पूरा देख सकते हैं इसका फोटो बनाए, बन तो जाएगा लेकिन अब 10 मिनट फोटो बनाने में ही दे। चलिए अब पैरामीशियम से आगे देखते हैं। चप्पल जंतु किसको कहेंगे, पैरामीशियम को कहेंगे। तीसरा है प्लाज्मोडियम, यहां से ये बीमारी फैलाना शुरू होगा अब। प्लाज्मोडियम ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लाज्मोडियम ये भी क्या है, तो प्लाज्मोडियम भी जो है परजीवी प्रोटोजोआ है। कैसा प्रोटोजोआ है, परजीवी प्रोटोजोआ है। और ये प्रोटिस्टा जगत के है, प्रोटोजोआ। परजीवी मतलब जो दूसरे जीव पर जो है अपना पोषण करे, दूसरे जीव पर आश्रित होकर के अपना जो है भरण पोषण करे, उसी को तो परजीवी कहते हैं। तो प्लाज्मोडियम कैसा है, परजीवी प्रोटोजोआ है। और इसके वजह से जो है, प्लाज्मोडियम के वजह से जो है मलेरिया रोग होता है। मलेरिया रोग, मलेरिया रोग किस प्रोटोजोआ के कारण, किस जीवाणु के कारण, तो प्लाज्मोडियम। याद रखना है प्लाज्मोडियम के कारण क्या होगा, मलेरिया। तो प्लाज्मोडियम की 4 प्रजाति है। प्लाज्मोडियम की कितनी प्रजाति है, 4 प्रजाति है इसकी। एक है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स एक प्रजाति है इसकी, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। दूसरी प्रजाति है इसकी प्लाज्मोडियम मलेरियाई, प्लाज्मोडियम मलेरियाई। तीसरा प्रजाति है इसका, तीसरा प्रजाति है प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम। एक और प्रजाति है वो है प्लाज्मोडियम ओवेल। प्लाज्मोडियम की कितनी प्रजाति है, 4 है। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाजिडियम मलेरियाई। इसी के वजह से जो है मलेरिया बुखार होता है। मलेरिया बुखार किसके वजह से होता है, प्लाज्मोडियम मलेरियाई। और ये फैल्सीफेरम जो है ये बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक। मतलब ये हो गया, इसके चारों के वजह से मलेरिया ही होगा, लेकिन ये मलेरियाई जो है इसके वजह से जो मलेरिया होता है ये नॉर्मल होता है कि नहीं। नॉर्मल क्या मतलब, दवा हुआ करने से जो है आसानी से ठीक हो जाता है। लेकिन ये फैल्सीफेरम जो है, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम, ये बहुत खतरनाक है। इतना खतरनाक है कि इतना बुखार लगता है कि आदमी को बेहोश कर देता है। बेहोशी की हालत में कुछ कुछ वो बकने लगता है, पागल टाइप का आदमी हो जाता है। और आदमी का मृत्यु भी हो सकता है, किससे, ये फैल्सीफेरम से। तो फैल्सीफेरम जो है ये बहुत खतरनाक है कि नहीं। और ये फैलता कैसे है, तो इसका जो है जीवन चक्र है 2 पोषक तत्व पर निर्भर करता है। प्लाज्मोडियम का जो जीवन चक्र है ये 2 पोषक तत्व पर निर्भर करता है। पहला पोषक तत्व तो इसका हो गया एनोफिलीज मच्छर है, एक मादा एनोफिलीज मच्छर। और दूसरा क्या है, तो दूसरा मनुष्य है। दूसरा जो है मनुष्य है। इसका मादा एनोफिलीज मच्छर जो है इसके लार में ये रहता है, कौन, प्लाज्मोडियम। मादा एनोफिलीज मच्छर के लार में रहता है, लार में।
इसका जो जीवन चक्र है, जब मादा एनोफिलीज मच्छर के लार में रहता है तो वहां पर जो इसकी अवस्था होती है वो सेप्राजोइट होती है। ठीक है, मादा एनोफिलीज मच्छर के लार में जब ये रहता है प्लाज्मोडियम, तो यहाँ पर इसकी अवस्था कैसी होती है, सेप्राजोइट होती है। और वही मच्छर जो है जब मनुष्य को जब काटता है मादा एनोफिलीज मच्छर, और जब मनुष्य के ब्लड में जाता है तो यहाँ पर इसकी अवस्था मेरोजोइट हो जाती है। मेरोजोइट, मेरोजोइट। तो इसकी अवस्था कितनी है, 2 है। पहली अवस्था जब मादा एनोफिलीज मच्छर के लार में जब रहता है तो सेप्रोजोइट अवस्था में रहता है, और जब ये मनुष्य को काट लेता है तो उसके ब्लड में क्या आ जाता है, मेरोजोइट, उसका अवस्था मेरोजोइट आ जाता है। और यही क्या करता है, तो रक्त में जो आरबीसी होता है उसको नष्ट करना शुरू कर देता है। रक्त में आरबीसी की मात्रा को क्या कर देता है, मतलब रक्त 3 तरह की कोशिका से बना हुआ है, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और ये क्या है, और एक था प्लेटलेट्स था, है कि नहीं, प्लेटलेट्स। तो आरबीसी कोशिका को क्या करना शुरू कर देता है, मेरोजोइट, नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है और नष्ट कर देता है। और फिर आदमी को जो है बुखार लगता है, तेज बुखार लगेगा, है कि नहीं, बहुत तेज जबरदस्त तरीका से बुखार लगेगा, ठंडा लगेगा, तुरंत में लगेगा हमको पूरा ठंड लग रहा है, उसके बाद फिर तुरंत गर्मी लगने लगेगा, है कि नहीं, सर दर्द रहेगा, यही सब इसका लक्षण है। और इसका जो है टीका, मतलब इलाज जो है, मलेरिया का टीका उपलब्ध नहीं है कि नहीं, मलेरिया का टीका उपलब्ध नहीं है अभी तक, है कि नहीं, कोई इसका विशेष टीका उपलब्ध नहीं है। और इसका इलाज जो किया जाता है कुनैन से किया जाता है। कुनैन एक दवा है और कुनैन प्राप्त होता है सिनकोना के छाल से, सिनकोना के छाल से। तो याद रखना है कुनैन किससे प्राप्त होगा, सिनकोना के छाल से प्राप्त होता है। और यही कुनैन दवा से जो है मलेरिया का इलाज किया जाता है। और दवा तो अभी तक है ही नहीं, मिला ही नहीं, खोज जारी है लेकिन मिल ही नहीं रहा अस्थाई दवा। तो सरकार क्या कर रहा है, तो सरकार ये कर रहा है कि दवाई मिले चाहे नहीं मिले, खोज हो रहा है तो मिलेगा ही, सबसे अच्छा मच्छर को ही खत्म कर दो। तो इसके लिए सरकार का भी एक पहल है कि मच्छर को जो है खत्म कर दीजिए। ये मादा एनोफिलीज मच्छर का पनपता है, मादा एनोफिलीज मच्छर कहाँ, तो गंदा जल में, गंदा जल, मतलब आपके घर के आसपास अगर गंदा जल है, जल जमाव है, जल जमा हुआ है, तो उसी पानी में जो है ये मादा एनोफिलीज मच्छर जाकर के अंडे देती है और उसी में जो है इसका बच्चा पनपता है। तो घर के आसपास जल जमा नहीं होने दे, अगर जल जमा है तो उसमें थोड़ा सा किरोसिन की मात्रा डाल दे, इससे क्या होता है, उस मच्छर के लार्वा मर जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, है कि नहीं। तो सरकार का पहल क्या है कि मच्छर को ही मार दिया जाए। और मच्छर मारने के नाम पर क्या होता है, छिड़काव होता है, और उस छिड़काव में क्या रहता है, तो 90 से 95% पानी रहता है और 5% पाउडर रहता है, जिससे मच्छर मरता नहीं है कि नहीं। तो छिड़काव के नाम पर लूट होता है, यही तो चल रहा है कि नहीं। तो सबसे अच्छी बात मच्छरदानी का प्रयोग करें रात में, और घर के आसपास जल जमाव नहीं रहने दे, गंदा पानी नहीं जमने दे। तो ये प्लाज्मोडियम जो है, ये मादा एनोफिलीज मच्छर जो है न पैदा होगा, न उसके लार में ये जीवाणु रहेंगे, न काटेगा, न ये होगा मलेरिया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एक और प्रोटोजोआ है लिस्मेनिया डोनोवानी, लिस्मेनिया डोनोवानी, ये सब जो है नाम है, ये भी याद रखना तो मजबूरी है, याद करना ही पड़ेगा। ये भी क्या है, प्रोटोजोआ है। और कैसी प्रोटोजोआ है, तो एक कोशिकीय है, ये भी एक कोशिकीय है। ठीक है, लिस्मेनिया डोनोवानी। और इससे जो है क्या फैलता है, तो इससे फैलेगा कालाजार, कालाजार, है कि नहीं। किससे, इससे क्या फैलता है, लिस्मेनिया डोनोवानी से कालाजार फैलता है। अब तो कालाजार उतना नहीं है, धीरे धीरे ये जो है खत्म हो चुका है, लेकिन लिस्मेनिया डोनोवानी से ही कालाजार फैलता है। और ये फैलता है बालू मक्खी के काटने कर, बालू मक्खी काटने, जिसको सीसी मक्खी भी कहते हैं, सीसी, है कि नहीं। तो फैलता कैसे है, तो बालू मक्खी के काटने के कारण फैलता है। और ये मक्खी रहता कहाँ है, तो ये मक्खी जहाँ कम प्रकाश रहेगा, अंधेरा जो रूम ना रहता है, अंधेरा टाइप का रूम जिसमें कम प्रकाश, उसमें रोशनी अच्छा से नहीं आता है, या तो ये मक्खी उस घर में पाया जाएगा, या फिर चूहे के बिल में पाया जाएगा, या फिर पहले घर में दरार नीचे पड़ जाता है ना, अब तो प्लास्तारा हो गया या टाइल्स लग गया,
पहले जो नीपा पोती करके जो होता था घर, और उसी में जो है बीच बीच में घर में जो दरार पड़ जाता था, तो ये मिट्टी के दरार में, किस चीज़ में, मिट्टी के दरार में ये बालू मक्खी पाया जाता है। तो पहले के ज़माने में ये कालाजार होने का एक ये भी कारण था कि पहले के घर पक्के नहीं बने हुए होते थे, और उस जो भी घर थे उसके जो फर्श है नीचे, ये प्लास्टर या ढला हुआ नहीं रहता था, टाइल्स वगैरह नहीं रहता था, लेकिन सीधा स्पष्ट भाषा में समझिए ना कि नीचे का फर्श ढला हुआ नहीं रहता था, मिट्टी का ही रहता था, और उसी मिट्टी में क्या पड़ जाता था, दरार पड़ जाता था, और उसी में बालू मक्खी आ गया, सीसी मक्खी है ही ना, और बालू मक्खी आया उसी में रहने लगा या चूहा के बिल में, और वहां से क्या होता था, काट लेता था आदमी को, और कालाजार नामक का जानलेवा बीमारी हो जाता था। अब नहीं है, क्योंकि अब तो हर जगह पक्का का घर हो गया, तो ये मक्खी रहेगा कहाँ फिर। तो याद ये रखना है कि लिस्मेनिया डोनोवानी से क्या होगा, कालाजार होगा, और ये होता किससे है, तो बालू मक्खी के काटने से होता है कि नहीं। और इसका उपचार उपलब्ध है, इसका जो है उपचार उपलब्ध है। उसका मलेरिया का खास उपचार उपलब्ध नहीं था, वो सिनकोना के छाल से जो कुनैन प्राप्त होता था उससे ठीक होता था, लेकिन इसका जो है कालाजार का उपचार अब उपलब्ध है। और इसका खास लक्षण ये है, जब ये होता है तो 1-2 सप्ताह तक जो है जोरदार बुखार लगता है, जोरदार बुखार लगेगा, उसके बाद शरीर में ब्लड का कमी हो जाएगा, ब्लड में जब कमी का, जब ब्लड शरीर में जब ब्लड कमेगा तो आपको एनीमिया हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एनीमिया नामक रोग, ब्लड की कमी से होने वाले रोग को क्या कहते हैं, एनीमिया कहते हैं। तो यही सब इसका लक्षण है, ब्लड कम जाएगा, बुखार लग जाएगा, है कि नहीं, 1-2 सप्ताह तक बुखार रहेगा। उसके बाद लीवर का आकार भी बढ़ जाता है, लीवर यानी कि जिगर जिसको कहते हैं, लीवर का भी आकार बढ़ जाता है, तिल्ली का आकार बढ़ जाता है कि नहीं, जिस वजह से आदमी की मृत्यु हो जाती है। अब आगे देखते हैं, लिस्मेनिया डोनीवानी के बाद देखते हैं एक और वायरस है, तो अगला वायरस ये एक परजीवी, ये जो है एक प्रोटोजोआ के अंतर्गत ये है ट्रिपनोसोमा गैवियंस, ट्रिपनोसोमा गैवियंस, ये भी है परजीवी है। क्या है ये ट्रिपनोसोमा गैवियंस, ये भी परजीवी है कि नहीं, और एक कोशिकीय प्रोटोजोआ के अंतर्गत ये आता है। और इससे क्या होता है, तो इससे नींद की बीमारी होती है, नींद की बीमारी, नींद की बीमारी, इससे क्या होता है, आदमी सुतल रहता है, हर समय उसको सोने का ही मन करेगा, और ये होता है सीसी मक्खी के काटने से, सीसी मक्खी, सीसी मक्खी, ओह सॉरी, हाँ ये होता है सीसी मक्खी, बालू मक्खी से काटने के कारण कालाजार होता है, उसमें सीसी मक्खी मिस्टेक से बोला गया था, लेकिन होता क्या है, जब यहाँ पर बोलते बोलते इसमें का उसमें जाने का थोड़ा सा मिस्टेक तो हो जाता है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बालू मक्खी के काटने से जो है कालाजार होता है, और उसी में सीसी मक्खी भी बोल दिए थे, वो मिस्टेक था। तो सीसी मक्खी के काटने से क्या होता है, नींद की बीमारी होती है, और इस मक्खी में कौन सा जीव रहता है परजीवी, तो ट्रिपनोसोमा गैबियंस, ट्रिपनोसोमा गैबियंस है कि नहीं, और ट्रिपनोसोमा गैबियंस, इसको स्लीपिंग सिकनेस भी कहते हैं, और ये रक्त में चल जाता है, जब ये मक्खी जब काटता है सीसी मक्खी, तो ये ट्रिपनोसोमा गैबियंस कहाँ चल जाता है, खून में, ब्लड में चल जाता है, खून में, और सोने की बीमारी जो है इससे हो जाता है। अगर शुरुआती दौर में अगर पता चल जाए कि ये स्लीपिंग सिकनेस हो गया है, सोने वाला बीमारी हो गया है, तो इलाज कराने से ठीक हो जाता है। लेकिन अगर शुरुआती दौर में अगर पता नहीं चले, इसका लक्षण का पता नहीं चले, तो वो क्या करता है, फिर तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करने लगता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं, इससे आगे तो ये ध्यान दे लीजिएगा कि सीसी मक्खी के काटने से नींद की बीमारी होती है, स्लीपिंग सिकनेस, और ये होता है ट्रिपनोसोमा गैवियंस परजीवी, और बालू मक्खी से कालाजार। अगला है एंट अमीबा जिन जेवेलिस, एंट अमीबा जिन जेवेलिस, जेवेलिस, एंट अमीबा जिन जेवेलिस, एंट अमीबा जिन जेवेलिस, ये जो परजीवी है अमीबा समूह के परजीवी, एंट अमीबा जिन जेवेलिस जो है किस समूह के परजीवी है, अमीबा समूह के परजीवी है। ठीक है, और ये भी प्रोटोजोआ के अंतर्गत आते हैं। तो इससे क्या होता है, इस जीवाणु से, सूक्ष्म जीव से क्या होगा, बार बार जीवाणु में कहाँ बुला रहा है यार, इस सूक्ष्म जीव से क्या होता है, पेचिस नामक बीमारी होता है, पेचिस, पेचिस में क्या होता है कि नहीं, पेचिस में, पेचिस नामक बीमारी,
एंट अमीबा जीन जेवेलिस, नहीं नहीं, इससे पेचिस नहीं होगा, पेचिस तो हिस्टोलिका से होता है, इससे पैरिया होता है, पैरिया, पैरिया। एंट अमीबा जीन जेवेलिस से क्या होता है, पैरिया नामक बीमारी होता है, ये दांत के मसूड़ा में हो जाता है, ठीक है। और ये जो नॉर्मल सा बीमारी है, इलाज कराने पर ठीक हो जाता है कि नहीं, दांत भी खराब हो जाता है इससे। और ये पकड़ता है सबसे पहले लास्ट वाला दांत में, सबसे लास्ट में। वहां पकड़ने का क्या कारण, जो अक्ल चौ है, जो लास्ट में जो ये दांत निकलता है, जिसको अक्ल की दांत कहते हैं, वहां तक ऐसा जगह पर वो निकलता है कि वहां पर बरस पहुंच ही नहीं पाता है कि नहीं। और उसी में क्या होते हैं, जो खाना और खाते हैं उसी में जो है अन्न के कण जो है फंसे रह जाते हैं, वहां तक ना बरस पहुंच पाता है ना दातुन पहुंच पाता है, जिसके वजह से जो है ये सब सूक्ष्म जीव है वो सब उसमें पनप जाते हैं। और एंट अमीबा जीन जेवेलिस, एंट अमीबा जीन जेवेलिस, ये अमीबा समूह के जीव है और इसी से क्या होता है, पैरिया या मसूड़ा का रोग होता है, ठीक है। अब अगला है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, ये क्या करता है, ये भी अमीबीय, इससे होता है पेचिस, इससे पेचिस है। एंट अमीबा हिस्टोलिका क्या करता है, ये पेट में चल जाता है, कहाँ चल जाता है, पेट में चल जाता है, और उसके बाद आंत में प्रवेश कर जाता है। आंत में प्रवेश करके जो है आंत की कोशिकाओं को क्या करने लगता है, नष्ट करने लगता है, नष्ट करने लगता है, जिसके वजह से जो है इसी अमीबीय प्रोटोजोआ के कारण जो है पेचिस होता है, इसी के वजह से पेचिस होता है। और जब पेचिस होगा तो फिर क्या होगा, पेट में बहुत जोर से दर्द होगा, जब मल होगा तो मल के द्वार से ब्लड भी आ जाता है कि नहीं। और पेचिस के इलाज के लिए कुछ दवाई भी है, जैसे कि टेरामाइसिन, टेरामाइसिन हो गया, एरेथ्रामाइसिन हो गया। तो ये सब जो है टेरामाइसिन और एरेथ्रोमाइसिन, टेरामाइसिन और एरेथ्रोमाइसिन से जो है पेचिस का इलाज हो सकता है, ठीक है। एक दो और बचा है, एक है एंट अमीबा कोलाई, एंट अमीबा कोलाई, एंट अमीबा कोलाई, ये जो है कोई नुकसान नहीं करता है, ये जो है एंट अमीबा कोलाई, ये जो है बड़ी आंत में पाया जाता है। और बड़ी आंत में क्या करता है, तो बड़ी आंत में जो अनपच भोजन जब जाता है, कुछ वैसे भोजन जो जिसका पाचन नहीं हुआ हो, तो अपचे भोजन के में जो बैक्टीरिया होते हैं, अपचे भोजन में जो सूक्ष्म जीव होते हैं, उसको ये नष्ट कर देता है, कौन, एंट अमीबा कोलाई। और ये किसी तरह का नुकसान नहीं करता है, ये जो है आंत की कोशिका को ये नुकसान नहीं पहुंचाता है। और ये कहाँ पाया जाता है, बड़ी आंत में पाया जाता है, एंट अमीबा कोलाई, ठीक है। उसके बाद एक है अमीबा, ये क्या है, अमीबा है, इसको जो है कह सकते हैं, हाँ ये अमीबा है। और इसको साधारण प्रोटोजोआ भी कह सकते हैं, साधारण प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ, अमीबा को साधारण प्रोटोजोआ भी कह सकते हैं। और इसकी आकृति कोई निश्चित नहीं है, किसी भी आकृति का जो है बन सकता है, इसकी आकृति जो है निश्चित है ही नहीं, किसकी, अमीबा की कोई आकृति निश्चित नहीं है, इसका आकार किसी भी तरीका का हो सकता है कि नहीं। और अमीबा का जो प्रचलन अंग है, इसका प्रचलन अंग है, उस अंग का नाम है कूटपाद, कूटपाद, अमीबा के प्रचलन अंग का क्या नाम है, कूटपाद नाम है, ठीक है, कूटपाद नाम है। इसी के वजह से क्या करता है, अपना भोजन भी, ये भोजन ग्रहण करता है और फिर प्रचलन भी करता है, चलता भी है, भोजन करने ग्रहण करने में जो है कूटपाद जो है अमीबा को मदद करता है। तो जितने भी हम यहाँ पर जीव पर हैं, है कि नहीं, ये जितने भी यहाँ पर जो ये सूक्ष्म जीव को देखें, ये सब किस जगत के थे, प्रोटिस्टा जगत के थे, किस जगह के थे, प्रोटिस्टा जगत के थे, प्रोटिस्टा जगत के थे। और इनकी जो कोशिका भित्ति जो थी, ये कोशिका भित्ति किसी में बनी हुई नहीं थी। और ये कैसे जीव थे, तो यूकैरियोटिक जीव थे। यूकैरियोटिक जीव बोले तो विकसित जीव थे, विकसित जीव को क्या कहते हैं, यूकैरियोटिक कहते हैं। तो यूकैरियोटिक जीव थे, इनमें कोशिका भित्ति नहीं थी, और ये सब प्रोटोजोआ के अंतर्गत आते हैं। ये सारे जो जीव को देखे, सूक्ष्म जीव को, युगलिना को छोड़ करके, है कि नहीं, युगलिना को हरा प्रोटोजोआ कह सकते हैं। और युगलिना को क्या देखे थे कि वो जंतु और किसमें, पौधे, जंतु और पौधे के बीच की कड़ी, युगलिना को कहा जाता है। तो प्रोटिस्टा जगत के जीव को आज देख लिए।
आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है। कल की क्लास में फंगी को देखेंगे, कवक को देखेंगे। और ये जो चैप्टर है थोड़ा उबाऊ है, और आने वाला जो चैप्टर है वो तो थोड़ा सा और उबाऊ है। इसलिए उबाऊ है कि इसका समझाने और समझने का एक ही ये है कि आपको थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालना होगा और नाम याद करना होगा, है कि नहीं? क्या है कि एग्जाम में प्रश्न यहीं से आते हैं। इसके बाद जैसे ही प्रवेश करेंगे अगले चैप्टर में तो वहाँ से सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, वहाँ से समझ में अच्छा से आने लगेगा। तो ये चैप्टर को समझने के लिए थोड़ा सा आपको भी मेहनत करना होगा, दिमाग पर जोर देना होगा और चीज़ों को याद करना होगा। बैक्टीरिया को याद करना होगा, ये सब प्रोटिस्टा और जगत के जो सूक्ष्म जीव है इसको याद करना होगा, फैलने वाले रोग को याद करना होगा। तो ये सब का कोई ट्रिक है भी नहीं। अगर ट्रिक है भी तो ट्रिक के मदद से, ट्रिक भी देंगे तो ट्रिक के मदद से आप ये सिर्फ याद रख पाएंगे कि प्रोटोजोआ से कौन कौन सा रोग फैलता है। तो उसमें ट्रिक सेट करके देंगे तो प्रोटोजोआ से कौन कौन सा रोग होगा वो पता चल जाएगा। जैसे कि पेचिस हो गया, दांत का मसूड़ा का जो रोग पैरिया था वो हो गया, फिर काला जर हो गया, ये सब। लेकिन वो किस वजह से होते हैं, किस प्रोटोजोआ के कारण होते हैं, ये तो आपको तो याद ही करना पड़ेगा। प्रोटोजोआ का नाम आपको याद हर हाल में करना होगा। तो ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में। फंगी को लेकर के कवक को देखेंगे। अगले क्लास में मिलते हैं। जय हिंद।